तन्वी दीदी, ओ तन्वी दीदी, स्वाति ने तन्वी को हिलाते हुए कहा। तन्वी अपनी कॉलेज की यादों से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ दीदी, आप यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या कर रही हो? मैं कब से आपको अंदर कमरे में ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, बस एक बुरी याद आ गई थी। ठीक तो हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी आपको ये मूर्ति बनकर खड़ा देखकर। मुझे लगा कहीं आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। नहीं स्वाति, तन्वी ने हंसते हुए कहा। चलो अब सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई है, कुछ ही देर में सूरज भी निकल आएगा। हाँ दीदी। तन्वी और स्वाति ऊपर वाले कमरे में, जहां पर पहले से ही अनन्या सो रही थी, उसकी बगल में जाकर सो जाती हैं। सुबह हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। रुद्र तैयार होकर जल्दी जल्दी जिप्सी में बैठ ही रहा था कि तभी रुद्र की माँ पीछे से उसे आवाज लगाती है, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो माँ अजय का कॉल आया था और उसने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया अभी। तो बेटा पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं माँ, पहले काम जरूरी है। ठीक है बेटा, पर जल्दी वापस आना। जी माँ। रुद्र जिप्सी चालू करता है और गोंदिया स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। अजय माखनलाल के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। तभी वहां पर रुद्र आता है। रुद्र लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। रुद्र को यूं लंगड़ाता हुआ देख अजय उससे पूछता है, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ रुद्र? ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? वो कुछ नहीं अजय, मैं घर में गिर गया था तो चोट आ गई। अच्छा संभल कर रहो यार, आजकल बहुत चोट लग रही है तुम्हें। किसी से कुश्ती उश्ती लड़ रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा ना घर पर गिर गया था, रुद्र ने गुस्से में कहा। अच्छा ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया गया है? बताते हैं यार बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे कुंदन, जरा चाय और नाश्ता बोल देना, माखनलाल ने कहा। जी नहीं माखनलाल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? अभी तो तुम्हारी पुलिस वाले खातिरदारी करेंगे। मतलब ये रुद्र, ये बताओ कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं ना, इसलिए। वैसे बहुत रेयर होता है ओ पॉजिटिव, सभी को खून दान कर सकता है पर ले सिर्फ ओ से ही सकता है। आप ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आएंगे कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया? ठीक है रुद्र, मुद्दे पर आते हैं और बताते कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। पर इससे पहले तुम हमारे सवालों का कुछ जवाब दो, अजय ने कहा। आप पूछो, क्या सवाल पूछना है तुम्हें? ये बताओ, जिस रात उस भिखारी की मौत हुई उस रात तुम कहां पर थे? ये सवाल सुनते ही रुद्र के माथे पर पसीना आ जाता है और वो धीरे से कहता है, मैं अपने घर पर था। घर पर क्या कर रहे थे? माखनलाल ने कहा। जाहिर सी बात है, रात में सब सोते हैं, मैं भी सो ही रहूंगा। सब नहीं सोते ना रुद्र, किसी किसी का रात में टहलने का मन करता है तो घूमने भी निकल जाते हैं, पर मैं तो सो ही रहा था माखनलाल जी। पक्का? जी हाँ पक्का। और कुछ पूछना है आप दोनों को मुझसे, या सिर्फ यही सवाल पूछने बुलाया था? इस सवाल का जवाब मैं फोन पर भी दे सकता था। अरे अभी तो हमने शुरू किया है, माखनलाल ने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस भिखारी की मौत रात के लगभग 2 बजे हुई थी, अजय ने कहा। उस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई हो या 3 बजे, मुझे क्या करना है? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए रुद्र, क्योंकि उस रात के 3 बजे तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन जंगल के पास की दिख रही है, जहां पर वो तालाब है, और 2 बजे उस भिखारी का खून हुआ है। क्या आप तुम बता सकते हो कि यदि उस रात तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारे फोन की लोकेशन जंगल की कैसे दिख रही है? ये बात सुनकर रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। तभी वहां पर चाय वाला आता है और माखनलाल को चाय देते हुए कहता है, साहब चाय। अरे लाओ लाओ भाई, नींद भी तो खोलनी है। रुद्र तुम भी चाय उठा लो, हो सकता है कुछ याद आ जाए तुम्हें और पता चल जाए कि उस रात तुम्हारा मोबाइल जंगल के पास कैसे पहुंचा, माखनलाल ने कहा। रुद्र चाय का कप उठा लेता है। रुद्र जवाब दो मेरी बातों का, अजय ने गुस्से से कहा। रुद्र अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। देखो रुद्र, हमें जंगल से कुछ खून की बूंदें मिली थी और वो खून तुम्हारे खून से मैच होता है। केस क्लियर है। पहले तुमने भिखारी के जरिए गौरी को गायब करवाया और फिर वो भिखारी कहीं तुम्हारा राज ना खोल दे, इसलिए तुमने उसे मार दिया। उस रात उसके साथ तुम्हारी हाथापाई हुई, इसी वजह से तुम्हारे खून की बूंदें वहां पर गिर गईं और यही कारण है कि तुम लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हो। नहीं अजय, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? रुद्र तुम ही बता दो। रुद्र चुप रहता है। देखो रुद्र, जब तक तुम हमें सब सच नहीं बताओगे हम केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अभी तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और इतने सबूत तुम्हें अरेस्ट करने के लिए बहुत हैं। बस मुझे एक अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ तुमसे पूछताछ करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर नहीं तो प्लीज कोऑपरेट करो और सच सच बताओ उस रात क्या हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। अब उस पर यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उस रात अर्जुन और मैं छत पर सिगरेट पी रहे थे, तभी मुझे वो भिखारी मेरे बाड़े में दिखा। मेरे और अर्जुन के समझ ही नहीं आया कि वो मेरे बाड़े के पास क्या कर रहा था। जब हम दोनों नीचे जा रहे थे तो मेरे घर के दरवाजे के पास ही कील थी जो मेरे पैर में गड़ गई, जिस कारण मेरे पैर से खून निकलने लगा। और जब तक हम बाड़े के पास पहुंचे वो भिखारी वहां से जा चुका था। अर्जुन को लगा वो मेरे घर के पीछे जो जंगल है उस तरफ गया है, इसलिए हम दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। पर बीच रास्ते में मुझे मेरे पैर में ज्यादा दर्द महसूस होने लग गया।
इसलिए हम वहां से वापस चले गए। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा घाव देख सकते हो। और हाँ, तुमने बताया कि उस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई थी, तो तुम मेरी मोबाइल की रात के 2 बजे की भी लोकेशन देख सकते हो। उस वक्त मैं घर पर ही था। इतना कहकर रुद्र अपना जूता निकालने लगता है और घाव अजय को दिखाने लगता है। टेबल के पास ही एक फाइल रखी थी। माखनलाल उस फाइल को उठाता है और उसके अंदर के पन्ने पलटने लगता है। थोड़ी देर बाद माखनलाल कहता है, साहब ये रुद्र ठीक कह रहा है, उस रात के 2 बजे इसके मोबाइल की लोकेशन इसके घर की है। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। अगर रुद्र खूनी नहीं है तो फिर खूनी कौन है साहब? माखनलाल ने कहा। अब यही तो पता करना है माखनलाल। रुद्र वापस से अपना जूता पहन लेता है और कहता है, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है, अजय ने कहा। रुद्र वहां से जाने लगता है। रुद्र 2-3 कदम ही चला था कि तभी अजय उसे पीछे से आवाज लगाता है, रुद्र जरा 2 मिनट रुकना। क्या? रुद्र अजय की तरफ जाने लगता है। उस भिखारी के घर पर जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो हमें वहां पर उसके संदूक में तुम्हारी फोटो मिली थी। क्या? मेरी फोटो? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। ये फोटो? अजय ने पॉलिथीन बैग में रखी फोटो रुद्र को देते हुए कहा। रुद्र जब ये फोटो को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो वही फोटो थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों? तुम्हें कुछ पता है क्या इस फोटो के बारे में? नहीं, रुद्र ने हड़बड़ाहट में कहा। इनफैक्ट ये फोटो तो मेरे बचपन की है, जब करीब मैं 8 साल का था, शायद जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और मुझे मेरे बचपन के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। अच्छा ठीक है, पर इस फोटो से यह साबित होता है रुद्र कि उस भिखारी का तुम्हारा कैमरा चोरी करना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था, और वो भिखारी तुम्हें पहले से जानता था। क्या? पर कैसे? अब वही तुम्हें पता करना है रुद्र। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। रुद्र वहां से जाने लगता है। रुद्र के जाते ही माखनलाल अजय से कहता है, आपने एक बात नोटिस की साहब? क्या? रुद्र को और आपको, आप दोनों को ही अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आप दोनों के दिमाग से आपके बचपन का हिस्सा ही भुला दिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हो माखनलाल? ये कैसे हो सकता है? साहब बकवास नहीं कर रहा हूँ, काले जादू से आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे एक बात बताइए साहब, ऐसा क्या हुआ था आपके बचपन में कि आप दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए? पता नहीं माखनलाल, मैंने कहा ना, मुझे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। बस ये पता है कि पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे, पर अब नहीं। वैसे आपने रुद्र को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इतने सबूत काफी थे। वो इसलिए माखनलाल क्योंकि वो सच बोल रहा था। आपको कैसे पता? माखनलाल, बॉडी लैंग्वेज नाम की भी कोई चीज होती है। जब भी कोई इंसान कोई मनगढ़ंत कहानी बनाता है तो उसे सोचने में टाइम लगता है। वो बीच में जरूर कुछ देर बाद करते करते रुक जाएगा, पर रुद्र कहीं भी नहीं रुका। और एक चीज और है, जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो अपने होठ चबाने लगता है, पर रुद्र ने एक बार भी अपने होठ नहीं चबाए। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी अब। समीर और पीयूष रुद्र के कमरे में थे, तभी समीर का फोन बजता है। समीर फोन उठाता है और कहता है, हेलो। जी सर। जी नहीं सर, मैं काम पर ही हूँ सर, बस 1-2 दिन में आ जाऊंगा। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वहां पर नहीं आ पाया। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सर प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं बस 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। इतना कहते हुए समीर फोन काट देता है और उदास होकर बेड पर लेट जाता है। क्या हुआ समीर? अभी थोड़ी देर पहले तो तू उठा के मारा था, अब यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठ गया? पीयूष ने कहा। कुछ नहीं यार, बस बॉस का फोन था। क्या बॉस? पर तू तो फोटोग्राफर है ना, तेरा कौन बॉस? भाई तुझे क्या लगता है हम आर्टिस्ट लोगों का कोई बॉस नहीं होता क्या? वक्त के साथ सब बदल रहा है। एक इंटरनेशनल फोटो एग्जीबिशन होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए मुझे बेंगलुरु जाना है। यदि नहीं गया तो ग्रुप से निकाल दिया जाऊंगा, और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अच्छा हाँ यार, यहाँ रुद्र की शादी में ऐसा फंसा कि भूल ही गया कि दुनिया और भी है मेरी। सही कह रहा है यार, बहुत दिन हो गए यहाँ रुकते हुए, अब हमें शायद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, रुद्र पुलिस स्टेशन से वापस आ जाए फिर उससे बात करते हैं। हाँ ठीक है। अर्जुन रुद्र की माँ के साथ हॉल में बैठा हुआ था। हॉल में रुद्र के पिता तेज बहादुर की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें वो अपने हाथों में राइफल पकड़े हुए थे। हरे रंग का कुर्ता और लाल रंग की धोती पहने हुए थे। चेहरे पर मुस्कान और बड़ी बड़ी मूछें थीं जो मुड़ी हुई थीं। वो अपनी मूछों पर एक हाथ से वैसी ताव दे रहे थे जैसे पुराने जमाने में कोई राजा देता था। अर्जुन बार बार उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था। तभी उसके मन में एक सवाल आता है और वो रुद्र की माँ से पूछता है, आंटी जी ये रुद्र के पिताजी की पेंटिंग है ना? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दिख नहीं रहा हमारा रुद्र उन पर ही तो गया है। हाँ सही कहा आपने, पर मैं जानना चाहता था ये पेंटिंग हाथ से बनाई गई है क्या? हाँ बेटा, उस समय हमारे गांव में लोगों की फोटो खींचने की जगह अपनी पेंटिंग बनवाना ज्यादा पसंद होता था, और रुद्र के पापा तो कुछ ज्यादा ही पसंद किया करते थे। पर जब से डिजिटल कैमरा आया है, आधे से ज्यादा कलाकारों को तो बेरोजगार ही कर दिया है, इसलिए अब कोई हाथ से पेंटिंग नहीं बनवाता और पेंटिंग बनाने की कला लुप्त होने जा रही है। हाँ सही कहा आपने आंटी जी, हमारे देश की तरक्की कई लोगों का रोजगार खा गई है। वैसे ये फोटो किसने बनाई थी ये तो मुझे याद नहीं, पर जिसने बनाई थी अब वो जिंदा नहीं है, वो बहुत पहले मर चुका था। वो ज्यादा बुजुर्ग था ना? अच्छा,
पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो इसलिए आंटी जी, यदि वो जिंदा होता तो उसके हाथों हम गौरी की पेंटिंग बनवा लेते। आप जैसे जैसे उसे बताती जाती वो वैसे वैसे गौरी का चेहरा बनाता जाता। आपको तो उसका चेहरा याद ही होगा ना? हाँ बेटा याद है। मैं गौरी जैसी खूबसूरत लड़की का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस गांव में अब कोई ऐसा चित्रकार नहीं होगा जो आपके बताए हुए चेहरे के अनुसार गौरी की पेंटिंग बना सके। हाँ बेटा तुमने सही कहा, इस गांव में ऐसा कोई चित्रकार नहीं है। अर्जुन और रुद्र की माँ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अनन्या आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, ऐसा चित्रकार गांव में भले ही ना हो पर हमारे घर में जरूर है जो आंटी जी के बताए अनुसार पेंटिंग बना सके। कौन? अर्जुन और रुद्र की माँ ने एक साथ हैरान होते हुए कहा। जल्दी बताओ अनन्या, उसकी मदद से हम गौरी की पेंटिंग बना सकते हैं और यदि एक बार गौरी मिल गई तो सारे किस्से सुलझ जाएंगे।